देश की 140 करोड़ जनता का भाग्य विधाता बनने के लिए इस बार लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव हुआ, जिसमें जनता ने पूरी तरह भाग लिया। जिन राज्यों में बीजेपी की लोकसभा सीटों की संख्या ज्यादा थी, वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम रहा, लेकिन जहां पर कम सीटें थी, वहां पर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहा। इस पर कयास ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है और विपक्षी पार्टियां ये भी दावा कर रही हैं कि बीजेपी 202 सीटों पर ही जाकर रुक जाएगी, जबकि बीजेपी कह रही है कि हम अकेले ही 370 सीटें जीतेंगे और अपने साथियों के साथ 400 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। हालांकि चुनाव के नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को खत्म हो गई है और सभी की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो गई है। अब अपनी अपनी रिसर्च अनुभव के आधार पर मीडिया हाउस और स्वतंत्र पत्रकार ये कयास लगाने में जुटे हैं कि आखिर 4 जून को क्या होने वाला है। एक्स्ट्रा क्रिएशन पिछले 3 महीने से चुनाव की हर हलचल पर नजर रखे हुए है और इससे जुड़े हुए लोग कई सालों से इलेक्शन की बारीकियों की समझ रखते हैं। यही कारण है कि इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार देश की पूरी 543 लोकसभा सीटों को कवर करने का बीड़ा उठाया है और अभी तक करीब 100 सीटों के वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें कैंडिडेट राज्य का चुनावी समीकरण, लोकसभा सीट पर कब और कौन लड़ा, पिछले चुनावों में कौन जीता और कौन हारा, इन सब के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। अब हम इसी अनुभव के आधार पर ये बताने जा रहे हैं कि 7 चरणों के चुनाव के बाद किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं और क्यों। अलग अलग राज्यों में यदि एनडीए की सीटें बढ़ रही हैं तो क्यों, और घट भी रही हैं तो क्यों। तो बने रहिए पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि ये कैलकुलेशन पुरानी सारी मान्यताओं और धारणाओं को बदलने वाला है। आखिर में पूरा सच तो 4 जून को ही बाहर आएगा, लेकिन तब तक हम भी एग्जिट पोल के महासागर में थोड़ी सी डुबकी लगा ही लेते हैं। भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा कमाल हुआ है जब किसी दल ने 400 से ज्यादा सीटें जीती हों। वो साल था 1984, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस ने 514 लोकसभा सीटों में से 404 सीटें जीती थी। बाद में अन्य 2 राज्य असम और पंजाब में भी वोटिंग हुई तो 541 सीटों में से 414 सीटें कांग्रेस की हो गई थी। उस समय सारे जाति समीकरण, धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता के मुद्दे एकदम से गायब हो गए और देश में कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आने लगी थी। बीजेपी ने पहले जनसंघ और बाद में जनता पार्टी के रूप में चुनाव लड़ा था और 1977 में सरकार भी बनाई, लेकिन जब वो स्वतंत्र रूप से बीजेपी के रूप में 1984 के लोकसभा चुनावों में उतरी तो उसे सिर्फ 2 ही सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी अपने घटक दलों के साथ 543 में से 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो उसके मूल में 10 साल की लगातार मेहनत का समीकरण कहीं ना कहीं चल रहा है। लोगों के माइंडसेट को जाति और धर्म से ऊपर उठकर डेवलपमेंट की अप्रोच की तरफ मूव करने के प्रयास हैं। हालांकि कांग्रेस और उसके गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने ये स्पष्ट रूप से एक वर्ग के लिए बेनिफिट पॉलिसी लाने की बात कही, तो बीजेपी ने उसकी काट के रूप में दूसरे बहुसंख्यक वर्ग को इसी से बचाने के लिए उन्हें वोट देने की अपील की। शायद देश में ये पहली बार हो रहा है जब लोगों के मन स्पष्ट रूप से 2 भागों में विभाजित हैं कि या तो आप हिंदू हैं या फिर मुस्लिम। भारत की राजनीति में ये प्रयोग कितना सफल होता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। बहरहाल सारे अनुमान धरे के धरे रह जाते हैं जब जनता अपना मैंडेट देती है। तो शुरू करते हैं पहले केंद्र शासित प्रदेशों से। अंडमान निकोबार की 1 सीट, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की 2 सीटें, लद्दाख की 1 सीट, जम्मू कश्मीर की 5 में से 2 सीटें, दिल्ली की 7 सीटें, चंडीगढ़ की 1 सीट भी बीजेपी जीत सकती है, तो वहीं लक्षद्वीप, पुडुचेरी की सीटें एनडीए के लिए अभी दूर की कौड़ी हैं। इसी तरह 19 सीटों में से बीजेपी 14 सीट जीत सकती है, तो वहीं अन्य के खाते में 5 सीटें जाती दिख रही हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में कभी भी बीजेपी का वर्चस्व नहीं रहा, क्योंकि इनका सीधा संबंध केंद्र सरकार की मदद से रहा है। 2014 में जब बीजेपी सरकार केंद्र में आई तो केंद्र शासित प्रदेशों पर ध्यान दिया और उन्हें बार बार याद दिलाया कि आप भारत सरकार के ही जरूरी अंग हैं। यही वजह है कि जहां 2014 से पहले एक समय बीजेपी अपना खाता खोलने को तरसती थी, वहां इस बार के चुनावों में 19 में से 14 सीटें बीजेपी और उनके गठबंधन के पाले में दिख रही हैं। अब बात करते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की, जहां पर बीजेपी के लिए अपना आधार खोजना एक सपने के बराबर होता दिखाई दे रहा है। भाषाई भिन्नता, बाहरी लोगों के प्रति क्रोध और रोष और अपने कल्चर के साथ अटैचमेंट के कारण पड़ोसी देशों म्यांमार, चीन और बांग्लादेश का प्रभाव इन्हें अलग रखा हुआ था।
लगातार उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ टच में रहने और उन्हें देश की मुख्य भूमिका में लाने का श्रेय बीजेपी और खुद नरेंद्र मोदी को रहा, जिसकी वजह से उत्तर पूर्वी राज्यों को पूरे भारत में पहचान मिली। इसी का रिवॉर्ड अब मिलने जा रहा है। मणिपुर में 2 सीटें हैं और दोनों एनडीए के खाते में दिख रही हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें, त्रिपुरा की 2 सीटें, मेघालय की 2 में से 1 सीट, नागालैंड की 1 सीट, सिक्किम की 1 सीट और असम की 14 में से 14 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। तो वहीं मिजोरम में अभी बीजेपी को काम करना बाकी है। इस तरह 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में कुल 25 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के पास 23 सीटें आ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं हिंदी बेल्ट के उन उत्तरी और मध्य राज्यों की जिनमें बीजेपी और उनके साथी दलों का दबदबा है। बिहार की 40 में से 37 सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 में से 11 सीटें, गुजरात में फिर से 26 में से 26 सीटें, हरियाणा में 10 में से 9, हिमाचल में 4 में से 4 सीट, झारखंड में 14 में से 12 सीटें, मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीट, राजस्थान में 25 में से 25 सीटें, उत्तराखंड में 5 में से 5 और उत्तर प्रदेश में 80 में से 79 सीटें एनडीए के पास जा सकती है। इस तरह 244 सीटों में से एनडीए को 236 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन बीजेपी ने इसके लिए वो काम किया है जो 500 सालों में किसी भी सरकार या पावरफुल व्यक्ति के लिए संभव नहीं था, और वो काम है राम मंदिर का निर्माण। इसी एक काम ने बीजेपी और उससे जुड़े लोगों की कई कमियों पर पर्दा डाल दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरा भारत मोदी में या बीजेपी में हो गया है। जब 1984 में पूरे देश में कांग्रेस की सुनामी उठी थी, तब भी आंध्र प्रदेश की 42 सीटों में से मात्र 5 सीटें मिली थी और स्थानीय पार्टी टीडीपी ने 30 सीटें जीती थी। वही हालत इस बार बीजेपी और एनडीए की होने जा रही है। पंजाब की 13 में से सिर्फ 2 सीटें एनडीए के खाते में दिख रही हैं। इसका भी कारण बड़ा स्पष्ट है। पंजाब में लोग आरएसएस के उस सिद्धांत को पसंद नहीं करते जिसमें कहा जाता है कि सिख हिंदू धर्म का ही भाग है, जबकि सिखों का बहुत बड़ा तबका खुद को हिंदू धर्म से अलग ही मानता है। यही सोच सिखों की अंदरूनी रूप से बीजेपी का विरोध करने पर मजबूर करती है, और इसी सोच का फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया और पंजाब में गप से सरकार बना ली और लोकसभा में सबको सन्नाटे में लाने वाली है। अब थोड़ा बढ़ते हैं पूर्वी भारत के उस इलाके की ओर जहां बीजेपी बड़ा खेला करने जा रही है। पश्चिम बंगाल की 42 में से 30 सीटों पर कमल खिल सकता है, तो वहीं ओडिशा की 21 में से 9 सीटों को बीजेपी जीत सकती है। इस तरह 63 सीटों में 39 सीटें बीजेपी इस बार अपने खाते में लेने वाली है। 2019 के इलेक्शन में पश्चिम बंगाल से बीजेपी को 18 तो ओडिशा से 8 सीटें मिली थी। इसकी वजह भी बहुत स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की घटना ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है और वहां की जनता में ये आशा पैदा करती है कि यदि वो देश की मुख्यधारा की पार्टी से जुड़ती हैं, तो कम से कम धार्मिक विभेद के आधार पर बंगाली जनता का जो उत्पीड़न होता है उससे कुछ हद तक बचा जा सकता है। ओडिशा की जनता में हालांकि धर्म का फैक्टर ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां अस्मिता के लिए लड़ने वाली जनता है और इस सोच को हवा देने वाली नक्सलवादी विचारधारा। नक्सलवाद से बचाने के नाम पर बीजेडी ने सत्ता का सुख भोगा, तो अब उसी रोल में कुछ समय बाद बीजेपी भी आने वाली है। अब चलते हैं जरा दक्षिण की ओर, जहां इंडिया ब्लॉक मजबूत स्थिति में बताया जा रहा है। यहाँ भी एनडीए कुछ राज्यों में सीटें घटा रहा है तो कुछ में बढ़ा भी रहा है। महाराष्ट्र में 48 में से 35 सीटें, तो कर्नाटक में 28 में से 22 सीटें एनडीए जीत सकती है। कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील सीडी कांड से बीजेपी को निश्चित ही नुकसान हुआ है। यही कारण है कि पिछली बार यहाँ एनडीए ने 25 सीटें जीती थी, जो इस बार कम हो रही है। वहीं महाराष्ट्र में भी एनडीए को नुकसान हो रहा है। पिछले चुनावों में 48 में से 41 सीटें एनडीए ने जीती थी। महाराष्ट्र में भले ही शिवसेना और एनसीपी के टुकड़े टुकड़े हो गए और उनका एक धड़ा एनडीए के साथ हो, लेकिन मराठी मानुष की अस्मिता कहीं ना कहीं ब्रेक हुई, जिसका असर इस बार चुनाव पर पड़ने जा रहा है। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां बीजेपी को बड़ा फायदा होने जा रहा है। आंध्र प्रदेश की 25 में से 22 सीटें और तेलंगाना की 17 में से 5 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। पिछले चुनाव में आंध्र प्रदेश की 25 में से 22 सीटें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, तो बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और फिल्म एक्टर पवन कल्याण की जनसेना पार्टी से गठबंधन किया है। इस वजह से एनडीए आंध्र प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करती दिख रही है। वहीं तेलंगाना में बीजेपी सभी 17 सीटों पर अकेले ही लड़ रही है। पिछले इलेक्शन में तेलंगाना में बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी, जो इस बार बढ़कर 5 हो सकती है। तेलंगाना में बीजेपी ने अपनी काफी ताकत झोंकी है। गोवा की दोनों सीटों में से दोनों बार बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। पिछली बार बीजेपी के पास एक ही सीट थी।
अब थोड़ा समझते हैं उन राज्यों के बारे में जहां बड़ा ही उलटफेर होने जा रहा है। तमिलनाडु की 39 में से 6 सीटें एनडीए के लिए लकी साबित हो सकती हैं। केरल में बीजेपी का खाता खुल सकता है और 20 में से 1 सीट वो जीत भी सकती है। तमिलनाडु में जीत का श्रेय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को जाने वाला है, जिन्होंने पूरे तमिलनाडु की विधानसभाओं में पैदल यात्रा की और लोगों में सनातन अलख को जगाया, जिसकी वजह से बीजेपी का वोट शेयर बढ़ने वाला है, जो कि बड़ी चीज है। वैसे भी तमिलनाडु का नेचर रहा है कि एक बार सनातन के पक्ष के पार्टी तो दूसरी बार विरोधी पार्टी, तो इस बार पलड़ा सनातन के पक्ष में लड़ने वाले दलों को भारी रहने वाला है। बीजेपी भले ही कम सीटें जीते, लेकिन तमिलनाडु में एआईडीएमके यदि बड़ी जीत हासिल करता है तो वो बाद में एनडीए का पार्ट भी बन सकता है, जैसा कभी जयललिता ने किया था। वहीं केरल में अभी भी बीजेपी को बहुत लड़ाई लड़नी है, क्योंकि इस राज्य का सियासी समीकरण कुछ इस तरह है कि वहाँ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई डोमिनेंट इलाके बहुत क्लियर हैं और उनमें बीजेपी का प्रवेश करना बहुत ही टेढ़ी खीर होने वाली है। दूसरा, केरल का पक्ष ये भी है कि इसकी अर्थव्यवस्था केंद्र पर आश्रित नहीं है, बल्कि विदेशों में जो केरल के लोग रह रहे हैं वो केरल में इतना पैसा भेजते हैं जितनी की राज्य की पूरी इकोनॉमी है। यही वजह है कि केरल अभी भी बीजेपी के लिए दूर की कौड़ी है। तो ये था देश की 543 सीटों का गणित। 2024 में बीजेपी जहां 370 सीटें और एनडीए के साथ 400 सीटें जीतने की बात दम ठोक कर कह रही है। अभी 7 चरणों में जो वोटिंग पैटर्न चला है उससे इस दावे को मजबूती भी मिली है। बीजेपी के पिछले 10 साल के इतिहास की बात करें तो 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें तो एनडीए ने 353 सीटें जीती थी। वहीं 2014 में बीजेपी ने 282 सीटें तो एनडीए ने 336 सीटें जीती थी। तो फाइनली अब हम इस बात पर आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता दिख रहा है कि एनडीए इतने तगड़े विपक्षी गठबंधन के बावजूद ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सकती है। तो उसके मूल में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी के साथ लोगों का कोई बुरा अनुभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में भले ही एक समय जाति और धर्म का बोलबाला रहा हो और संसद में सदस्य इसी कैलकुलेशन से जाते रहे हो, लेकिन इस बार यूपी कुछ अलग ही कर दिखाने को आतुर है। राम मंदिर के बन जाने के बाद लोगों में बीजेपी के प्रति भरोसा बढ़ गया है, तो माफियाओं को ठिकाने लगाने के बाद मुस्लिम भी बीजेपी के पक्ष में आ गए हैं, क्योंकि माफिया भले ही मुस्लिम वर्ग से ज्यादा हो लेकिन उनके शिकार मुस्लिम भी होते हैं। ऐसे में यूपी में यही फैक्टर काम करता दिख रहा है कि बीजेपी की योगी सरकार ने कानून का डंडा सबके लिए एक बराबर कर दिया है, जिसके कारण यूपी में 80 में से 79 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। एक सीट भले ही फ्रेंडली लड़ाई लड़ रही है, समाजवादी पार्टी जीत ले, चाहे कन्नौज या चाहे मैनपुरी। राहुल गांधी तो रायबरेली से भी हारते ही दिख रहे हैं और उनके मूल में यूपी की जनता भी यही सोच रही है कि हमें सुरक्षा कौन दे सकता है, बाकी के वादों को वो लॉलीपॉप की तरह चूसकर फेंकने में ही यकीन रखती है। अब तक के चुनावों में हिंदू बटा हुआ था और मुस्लिम एक थे, लेकिन इस बार के चुनावों में खेल उल्टा हो गया, हिंदू एक हो गए और मुस्लिम बटे हुए नजर आ रहे हैं। इस बात की गहराई इस बात से लगाई जा सकती है कि बीजेपी और एनडीए की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया जिसकी वजह से बीजेपी या एनडीए को बहुत ज्यादा सफाई देनी पड़ी हो, लेकिन कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के साथ ही कई विरोधी बयानों के बीच ही फंस कर रह गए। और जब इस तरह का द्वंद्व रहता है तो मानव स्वभाव है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से किसी का कुछ नहीं जाता, वो हमेशा क्लैरिटी वालों के साथ रहना पसंद करता है। बाद में चाहे फायदा हो या नुकसान, उसकी परवाह फिर कोई नहीं करता। यही बात है इस बार के लोकसभा चुनावों की खास बात रही। अभी तो बीजेपी खुलकर कह रही है कि यदि भारत में रहना है तो भारत के विकास के बारे में सोच कर रहना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। जिस तरह के हालात दिख रहे हैं उसके अनुसार भारत के टुकड़े करने वाली मानसिकता को एलिमिनेट करना ही आने वाली सरकार का मुख्य लक्ष्य होने वाला है। जो भी इस मूल मंत्र के साथ रहेगा वो सत्ता सरकार संगठन में बना रहेगा, और जो उसका विरोधी होगा उसके लिए तो अगली आने वाली सरकार पर एक से एक बढ़कर तंत्र मंत्र यंत्र रहने वाले हैं, और बहुसंख्यक जनता भी अब ऐसा ही मन बनाकर बैठी हुई है। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में, देश की सभी लोकसभा सीटों के चुनावी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी ना कभी पड़ता ही है।